Good evening, all of you. बेटा मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को फॉरवर्ड किए थे। तो जेनॉन फैमिली हम लोग पढ़ रहे थे पहले। तो उसमें मैंने आपको 13 क्वेश्चंस शायद मतलब फॉरवर्ड किए थे लास्ट कल। तो वो जो 13 क्वेश्चंस थे वो कैसे कि इस इनर्ट गैसेस के ऊपर बेटा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं मेरे को। तो मैंने फिर भी 3-4 जगह से मतलब ढूंढ के वो क्वेश्चंस आपको दे दिए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है। और कई सारे लोगों ने वो होमवर्क किया भी है, मेरे को भेजा है उन लोगों ने होमवर्क अपना करके। बाकी मैं उसमें ना एक क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करके कोई एक क्वेश्चन था। तो वो जेई का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने वो ना पॉइंट आपको पढ़ाया नहीं था। बट देखो कितनी अच्छी बात है और कितना अच्छा समझ में आ रहा है बच्चों के कि नहीं पढ़ाते हुए भी उन लोगों ने सॉल्व करके मुझे भेज दिया। सो इट्स गुड, मतलब अच्छा लगा मुझे ये चीज़। बाकी के कई लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, तो अभी अपन लोग पढ़ लेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा अपना। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस थे मैंने कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए थे वो कैसे थे कि सीबीएसई लेवल के, जो मतलब पिछली बार आए होंगे 12th क्लास में बोर्ड्स में। और कुछ क्वेश्चन जेई के भी थे उसके अंदर, और ए ट्रिपल वगैरह वगैरह के जो पहले के प्रीवियस क्वेश्चंस थे। जनरली मेरे को क्वेश्चन नहीं मिलते हैं इसके ऊपर, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैंने वो आपको बता दिए थे उसके अंदर। अब पी ब्लॉक के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं, तो एक बेटा मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली हो गया है ना। नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन की बात कर लेंगे या फिर हेलोजन की। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, इनमें से क्वेश्चंस वो बहुत पूछता है और क्वेश्चन आते ही हैं ऐसा। तो अपना मतलब 15 मिनट तक का मतलब ये टॉपिक और रहता है बस, 18th ग्रुप। फिर उसके बाद आज ही मैं स्टार्ट कर दूंगा कौन सा, 17th ग्रुप। तो इसमें मैं ज़्यादा होमवर्क आप लोगों को क्यों नहीं दे पाया था, रीज़न बस यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उतने अमाउंट में नहीं रहते। ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको कम दिए। बाकी का जैसे ही हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, आज जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसके बाद मैं तुमको डेली डेली जितना टॉपिक कवर हो जाएगा उसके अंडर जितने भी क्वेश्चंस हमसे बन पाएंगे वो टिक करके मैं आपको भेज दिया करूंगा। या फिर एक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हेलोजन मैंने कंप्लीट करा दिया 2 या 2 या 2.5 क्लास में ना। तो ये क्या होगा कि जैसे एक बार कंप्लीट करा दूंगा और अगले ग्रुप पे जाऊंगा, चाहे मैं ऑक्सीजन हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल के वो सारे क्वेश्चन टिक करके, और ऊपर नीचे से कहीं से क्वेश्चन मेरे को मिलते हैं मैं पूरा एक बना के और आपको भेज दूंगा उसको। ठीक है। तो आप फिर उसको सॉल्व करके मेरे को सबमिट करा देना बस। तो इससे क्या रहेगा कि पीछे का जो भी टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि भाई हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। बस ये चीज़ है। ठीक है। सो वो अपन लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। बाकी का इस क्लास में ना सिर्फ मेरे पास एक ही टॉपिक रह गया है, छोटा सा 10-15 मिनट का, वो देख लो क्या है। सबको आवाज़ आ रही है अच्छे से? ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में बेटा मुझे सिर्फ ये बता दो कि कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, कितने पॉइंट्स करा दिए थे, लास्ट वाला टॉपिक क्या था, बस टॉपिक का नाम बता दो मुझे। ऑक्साइड्स ऑफ जेनॉन। ओके। ओके, ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, XeO3 का पढ़ रहे थे अपन लोग, इसका मतलब है ना। ठीक है। तो XeO3 में हम लोगों ने देख लिया था वो कैसा रहता है मेरे पास, किस नेचर का है बेटा वो। जैसे हम लोगों ने किसके साथ, XeF6 के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, किसको, H2O को। ठीक है। तो एक मेरे पास कौन सी हाइड्रोलिसिस होती है, पार्शियल वाली, और एक कौन सी होती है मेरे पास, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो वहाँ पे क्या मिलता है मेरे को, XeO3 मिलता है। ठीक है। अब उसी की प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। तो अगली प्रॉपर्टीज जो है बेटा XeO3 की क्या है, तो वो ऐसे याद रखो कि XeO3 जो होता है वो पानी के अंदर, मैं बात करूं तो पानी के अंदर कैसा होता है, लेस सॉल्युबल होता है। तुम क्या बोल सकते हो, लेस सॉल्युबल होता है। लेकिन यदि मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन हो मेरे पास जिस सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू जो है वो 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 से ज्यादा, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है,
तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग XeO3 की बात करते हैं बेटा, तो वहां पे ना एक वो किसमें हाइड्रोजन जेनेट आयन में चेंज होता है। किसमें होता है वो? हाइड्रोजन जेनेट आयन में चेंज होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जेनेट आयन जो आएगा मेरे पास वो भी स्टेबल नहीं होता, उसकी भी क्या होती है मेरे पास फिर आगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस जैसे हो जाती है मेरे पास। तो वो क्या कर जाता है बेटा, जब एक एलिमेंट मेरे पास दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, कौन सा? हाइयर वाला भी और लोअर वाला भी, तो मतलब उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन लोग? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस। तो वो क्या कर जाता है मेरे पास? डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया था मैंने कल, एक क्वेश्चन नंबर 10 था वो, शायद IIT JEE एडवांस 2014 का क्वेश्चन था शायद वो। तो वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बेटा कि उसने एक रिएक्शन दे रखा था कि ऐसे XeO3 है प्लस इसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो वहां पे कोई भी कंपाउंड बना दिया उसने, P/Z जो भी है अननोन, साथ के प्रोडक्ट से उसको कोई भी मतलब नहीं है। तो उसने उसको लिया, फिर उसने बोला कि इसको OH माइनस में डाला, फिर किस में चेंज आया। तो उसने फाइनली मेरे से ये पूछा था कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने वाले हैं उस जगह पे। तो देखो बेटा, अब वही पॉइंट अपन लोग करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल देते हैं अपन लोग, सेकेंड या थर्ड जो भी पॉइंट है, XeO3 की मैं बात करूं, XeO3 इज कैसा होता है बेटा? लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल इन किसके अंदर बोल रहा हूं मैं? वाटर। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैसा बेटा? सॉल्यूशन हैविंग pH कितना बेटा बोल दूं? ग्रेटर देन 10.4 ले लो ऐसे यहाँ बीच में, ठीक है। 10.4 10.1 तुम कितना भी ले सकते हो, मतलब मैंने तो सिर्फ बेसिक मीडियम मान के रखा हुआ है उसको, ठीक है। ये लिया मैंने। अब वो क्या बोल रहा है? XeO3 इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH इज ग्रेटर देन 10.4 विल ये क्या हो जाता है बेटा मेरे पास? डिसोसिएट हो जाएगा। विल क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। किस में डिसोसिएट हो जाएगा? इनटू देयर आयंस, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि ये डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस के अंदर, तो भाई कोई चीज यदि मेरे पास सॉल्यूशन में जाके अपने आयंस में टूट गई, तो क्या उसकी आइडेंटिटी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, मतलब वो तो घुल गई, ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा वो। अब हुआ क्या इसका, तो ध्यान से देखो। XeO3 जो होता है बेटा, XeO3 इसको रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ रिएक्ट कराया जैसे, है ना। क्या बनने वाला है? तो ये दोनों रिएक्ट करके ये बना देता है बेटा Na+, साथ में बना देता है HXeOF4-। क्या नाम है इसका? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन जेनेट। अब यदि मैं Na+ को छुपा लूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जेनेट आयन। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था जब नोमेनक्लेचर कर रहे थे, कोई पॉजिटिव में रहे या फिर नेगेटिव में रहे तो नाम के पीछे क्या लगा देंगे? उसमें आयन। अब उसने क्या बोला, क्या कोई और तरीका भी है? तो ठीक है भैया, इसी रिएक्शन को अपन लोग और कैसे लिख सकते हैं? XeO3, अब मैं NaOH नहीं लिया, अरे कुछ भी ले लो यार, बेसिक सोल्यूशन ले लो, तो उसमें क्या आने वाला है? OH माइनस मैंने माना, तो XeO3 के साथ जब भी मेरे पास OH माइनस आ जाएगा तो ये क्या बना देगा बेटा? ये बनाएगा HXeOF4 कैसा वाला? माइनस वाला बनाएगा, ठीक है। इसने बना दिया हाइड्रोजन जेनेट आयन। अब क्या हुआ? अब जो ये हाइड्रोजन जेनेट आयन जो होता है बेटा, ये वाला है ना, ये क्या करता है? ये डिसप्रोपोर्शनेट करता है। ये क्या करता है मेरे पास? डिसप्रोपोर्शनेट करता है। और डिसप्रोपोर्शनेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैसा मीडियम? अगेन OH माइनस। मतलब मैंने बेसिक सोल्यूशन ले रखा है, तो यहाँ पे मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुमको कि वो मेरे पास OH माइनस लिखना है उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे OH माइनस लिया, चेंज द कलर सडन सेटिंग, ओके ओके, समझा। OH माइनस है। अब ये क्या कर गया बेटा? ये बंदा डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है। क्या कर जाता है? ये डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है। अब जैसे ही ये डिसप्रोपोर्शनेट करेगा तो हमें पता है, यदि मैं इस जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं आपसे, तो भैया ये बंदा मेरे पास किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? ये रहेगा मेरे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने में? ये +6। अब जैसे ही ये डिसप्रोपोर्शनेट करता है तो ये मेरे पास क्या बनाता है बेटा? यहाँ पे बना लेता है XeO6 कितना? 4-, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा कितना हो जाएगा? 2 6 12 12 - 4 +8 कितना आ जाएगा? +8। ये आया।
साथ में क्या बना, साथ में बना मेरे पास जेनॉन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। साथ में क्या बना, O2 गैस, साथ में क्या बना, H2O। ये क्लियर। अब उसके अंदर जैसे क्वेश्चन था कि कौन कौन से प्रोडक्ट बने, तो मैं तो उसको ये बोल दूंगा कि जो O2 गैस बन रही थी वो O2 गैस उड़ गई, ठीक है। H2O मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट ही है। मेन जो कंपाउंड की बात करूंगा, जब डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा हाइड्रोजन जेनेट, तो वो क्या बनाएगा, दो कंपाउंड बनाने वाला है। कौन कौन सा, एक तो है बेटा जेनॉन और एक है मेरे पास, क्या बोलेंगे इसको, पर पर जेनेट, पर जेनेट आयन। क्लियर हुआ। अब किसी ने तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है। तो बेटा पहला तो एग्जांपल यही आ गया ना आपके पास, H4XeO6, ये दिखाते हैं अपन लोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन परजेनेट आयन, या तो ऐसे बोल दो, ठीक है। इस जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 2 6 12, 12 - 4 प्लस 8। ऐसे ही ऑस्मियम और ऐसे ही रूथियम, कितना, टेट्रा ऑक्साइड। अरे क्लियर हुआ। OsO4 ले लो, RuO4 ले लो। तो ये मेरे पास जो इनके टेट्रा ऑक्साइड बनते हैं, यही लोग होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, मैक्सिमम +8। क्या हम लोग वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 था या 8 था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो उसमें आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। हाँ हर्ष, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, XeO3 की बात करते हैं तो XeO3 क्या बोलता है कि जो पानी होता है, पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है वो, लेकिन उसने ऐसा बोला कि जब आप बेसिक सॉल्यूशन ले लोगे, तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करेगा, वो मेरे पास एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन परजेनेट आयन। और जो हाइड्रोजन परजेनेट आयन होता है वो मेरे पास क्या कर जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ OH- डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। और जैसे ही वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो मेरे पास दो कंपाउंड बना देगा। कौन कौन सा, एक तो बन जाता है मेरे पास परजेनेट आयन और एक बन जाता है मेरे पास जेनॉन। सिर्फ यही एक उसमें क्वेश्चन आया था IIT JEE वाला जो था। क्लियर है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हुआ XeO3। चलो अब देख लो बेटा, पहला मेरे पास आ रहा है Xe। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि XeO3 की बात कर ली हम लोगों ने पूरी, दूसरी कौन सी बात कर लेंगे बेटा, XeO4 की, ठीक है। अभी XeO4 कैसे बना और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या रिएक्शंस हम लोगों को इसकी पढ़नी पड़ेंगी, वो देखो। अब XeO4 होता है, बनता कैसे, तो सबसे पहले इसकी हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। ये बनता है बेटा जब हम लोग या तो कॉन्सेंट्रेटेड ले लो या फिर कैसे ले लो बेटा, एनहाइड्रस स्टेट में। आई रिपीट, या तो कॉन्सेंट्रेटेड ले लो या फिर ले लो क्या, एनहाइड्रस स्टेट में। कौन सा चीज, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब आप उसको बेरियम परजेनेट आयन के साथ मिक्स करा दोगे, मतलब बेरियम परजेनेट आयन के साथ H2SO4 को रिएक्ट कराओगे, तो वहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड। कैसे बना, तो मैंने बोला मेरे पास क्या था, बेरियम XeO6। अब Ba, इस पे चार्ज कितना था, -4, बेरियम पे कितना होता है, +2, मतलब कितना लगाना पड़ेगा, Ba2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम क्या दे देंगे बेटा हम लोग, इसको बोल देंगे बेरियम, बेरियम पर पर जेनेट, पर जेनेट। जब इसको हम लोग बेटा रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ, ब्रैकेट में लिख देना या तो लो कॉन्सेंट्रेटेड या लो एनहाइड्रस। ये रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा, XeO4 प्लस, साथ में बना देगा बेरियम सल्फेट, साथ में बना देगा 2H2O। क्लियर है। ये मेरे पास पहला रिएक्शन है जिससे हम लोगों ने इसका क्या किया, प्रिपरेशन किया। नेक्स्ट बात करूं मैं, तो बेटा ये क्या बोलता है, पहला पॉइंट, XeO4 जो होता है ना बेटा, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इज नॉट सो मच स्टेबल कंपैरिजन टू किससे, XeO3। ठीक है, कोई तुमसे पूछेगा कि XeO3 XeO4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, मैं बोलूंगा XeO4 जो होता है वो कम स्टेबल होता है, XeO3 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो XeO4 इज नॉट सो मच स्टेबल, नॉट सो मच स्टेबल देन किससे, XeO3। hence it
डिस्प्रपोर्शनेट क्या कर जाता है ये, डिस्प्रपोर्शनेट, इसीलिए ये बंदा क्या कर जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। और भैया डिस्प्रपोर्शनेट होके क्या बना देता है, तो ये बना देता है मेरे पास, एक तो बना दो जेनॉन, साथ में बना दो O2 गैस। क्लियर हुआ? कोई हमसे पूछेगा कि जेनॉन टेट्राऑक्साइड है, क्यों क्यों मेरे पास डिसोसिएट हुआ वो, तो मैं क्या बोल दूंगा उसको कि भैया ये जो होता है मेरे पास ये अनस्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है कंपैरिजन टू XCO3, तो ये क्या कर जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। अब डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या है, जैसे तुम तो बोलोगे कि सर इस जगह पे तो मेरे पास फिक्स है, XC का कितना रहेगा बेटा यहाँ पे +8 रहेगा, और इस जगह पे मेरे पास कितना आ गया 0, तो डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब है मेरे पास वो वहां से टूट गया, ठीक है, नॉट चेंजिंग इन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं क्या बोल रहा हूँ, टूट गया, या फिर आप ऐसे, हाँ डिस्प्रपोर्शनेट ही सही वर्ड रहेगा बेटा, उसको और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे XE आ जाएगा मेरे पास, जेनॉन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब बेटा इससे हम लोगों को देखना है कि जेनॉन के कौन कौन से ऑक्सीफ्लोराइड हो सकते हैं, जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो नेक्स्ट है मेरे पास जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स में बेटा हम लोग सिर्फ नाम ही देखना है आपको कि कौन कौन से ऑक्सीफ्लोराइड आ जाएंगे। पहला हो जाएगा मेरे पास, जैसे तुमने नाम सुना होगा, कौन सा, XeOF4, ये हो गया। दूसरा दूसरा हो जाएगा XeOF2, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा, XeO2F2। अगला क्या हो जाएगा, XeO3F2। क्लियर है बेटा? ये मेरे पास जेनॉन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका नाम बोलोगे तो इसका नाम क्या बोल दोगे भैया, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। इसका नाम बोलना है, इसका नाम क्या बोलोगे, जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेनॉन जेनॉन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, जेनॉन ऑक्सी डाई फ्लोराइड। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, जेनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है, डाईऑक्सी डाई फ्लोराइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, जेनॉन ट्राईऑक्सी डाई फ्लोराइड। ये हो गया ना। बाकी का हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में, ना ही वो पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन ही आते हैं तो बेटा जेनॉन के ही पूछेगा, और पूछेगा तो आगे जाने कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना यार। इसके ऊपर पूछ सकता है, पूछा है तो XeO4 के ऊपर, XeO3 के ऊपर पूछ सकता है, या फिर तुम्हें रिएक्शंस पूछ सकता है, किस किस की, XeF2 की पानी के साथ क्या रिएक्शन हो सकती है, XeF4 की क्या हो सकती है, XeF6 की क्या हो सकती है, तो बड़े सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी का यदि क्वेश्चन मेरे को रिएक्शन देखना ही है तो कुछ रिएक्शन है अलग से मैं लिखवा देता हूँ आपको, जैसे इनकी प्रिपरेशन किसी की पूछ सकता है ना। तो जैसे मैंने तुमसे बोला, पहला ये क्वेश्चन है मेरा तुमसे ना, मैं बता नहीं रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, XeF4 + H2O, यदि मैं इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, कौन सी हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो बताओ फटाफट से क्या बनेगा इसका, ऋषिका जैन फ्रॉम विले पार्ले, तुम बताओ बेटा इसका क्या बनेगा। पहले ऋषिका तुम आंसर दो, फिर उसके बाद मैं किसी और से पूछता हूँ। और यदि नहीं भी आए ना तो जल्दी बताना मेरे को, टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी के सब लोग जिसका हो जाएगा वो मुझे भेज सकता है ना। कौन, आदित्य नादर, बेटा एक बार अपना चेक करो सही है क्या आपका आंसर। ठीक है, जोहेब और पर्ल, एक बार अपना आंसर चेक करो बेटा। तहरीन सही है बेटा एकदम। कौन, आदित्य नादर सही है आपका भी। पर्ल और जोहेब, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ बेटा मैं इसकी।
बिल्कुल सही है, अभी आंसर सही है। हर्ष नहीं बेटा, हर्ष आपका आंसर गलत है अभी। प्रसाद आपका भी आंसर गलत है। मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा, मार खाओगे जो पढ़ाई नहीं करेगा। कल रिएक्शन कराइए, आज तुम भूल गए। ये सब नहीं चाहिए अपने को। यस, परिधि आपका सही है बेटा। हर्ष, यस अब सही है हर्ष। उमेमा गलत है आपका। जो ये अब सही है, उमेमा गलत है। श्रेयस, ओके सही है। मैंने जिस बच्ची से पूछा उसका तो रिप्लाई आया ही नहीं अभी। जल्दी भेजो बेटा फटाफट से। चलो ठीक है, पढ़ाई कर लो बेटा रेशिका, है ना। मैंने लास्ट वाली क्लास में ही रिएक्शन कराया था। प्रसाद गलत है आपका भी, क्या बोल रहे हो यार, XeO3 क्यों बनेगा। चलो देखो, XeF4 का जब हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेटा क्या बनता है, XeOF2 प्लस 2HF, ये बनता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ रेशिका। ओके चलिए नेक्स्ट। अब बेटा एक बात बताओ, दूसरा XeF6 प्लस H2O, एक ये है XeF6 प्लस H2O, एक ये है। बताओ इसमें बनने के क्या चांसेस हैं। H2O के साथ XeF6 को जब मैं मिलाऊंगा, ये 1 मोल है, और इसको ऐसे मान लो यहाँ पे कितने मोल है बेटा, ये मैंने मान लिए 2 मोल। कितने मोल मान लिए, 2 मोल। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, पहले वाले में जो बनेगा वो मेरे पास बनता है XeOF4 प्लस 2HF, और सेकेंड वाले में जो है मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, XeO2F2 प्लस 4HF। क्लियर है सबको ये। दूसरी रिएक्शन ये होगी, आप लोग याद रख सकते हो। तीसरा बेटा रिएक्शन लिख सकते हैं अपन लोग किसका, यदि मैं XeO4 का अलग से याद रख सकते हो यार, है ना। XeO4 अलग से मैं लिखवा देता हूँ आपको उसको स्पेशली, बस इसी के लिए, एक के लिए पढ़ेंगे हम लोग। किसके लिए, XeOF4। इसमें 2 रिएक्शन पूछ लेता है बेटा वो, क्या पहला चीज वो पूछेगा प्रिपरेशन क्या है, तो प्रिपरेशन तो भैया अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, मुझे पता है कि XeF6 को जब रिएक्ट करा दूंगा किसके साथ, H2O के साथ, क्या बना देगा वो, XeOF4 बना देगा, साथ में 2HF बना देगा। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट सुनो बेटा, ये कैसा होता है, पहला चीज तो कलरलेस। सेकेंड पॉइंट, अब बेटा इसका रिएक्शन देखते हैं जब XeOF4 को किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। स्टार मार्क कर देता हूं यहाँ पे, ये 2 ही प्रॉपर्टी है बस इसकी। जब XeOF4 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो बेटा ये कितने टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड क्या क्या दे देता है, Xe दे देगा, H2O बना देता है, और साथ में क्या बन जाता है, 4HF। तो वो पूछ सकता है आपसे कि XeOF4 जो होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, क्या मेरे पास बनता है। दूसरा चीज, अब ये तो हाइड्रोजन की बात है, दूसरा एक याद रखोगे बेटा, विद सिलिका। विद किसके साथ, सिलिका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। सिलिका के साथ क्या है बेटा, तो जो XeOF4 होगा ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, SiO2। ठीक है, और यहाँ पे SiF4 बना देना बेटा, साथ में बना देना क्या, XeO3। बस ये तुम्हारा चैप्टर था बेटा, कंप्लीट हुआ ये, मतलब चैप्टर सॉरी ग्रुप, कौन सा ग्रुप, 18th ग्रुप डन। क्लियर है सबको। जल्दी से फटाफट इसको, जिसने नहीं किया करो, फिर आगे चलते हैं अपन लोग 17th ग्रुप पे। अब बेटा इसमें जो क्वेश्चंस थे, अब तुम लोग जिससे भी नहीं हुए हो एक बार वो क्वेश्चंस कर लो सारे के सारे 13। बाकी का अब मैं 17th ग्रुप स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यदि मेरे को क्वेश्चंस मिलेंगे आज के टॉपिक के बाद, तो मैं आज शाम को तुम्हें होमवर्क भेज दूंगा। नहीं मिले तो कल जब अपना क्लास होगा तो कल के बाद अगली क्लास में हो पाएगा, कम से कम इसके लिए थोड़ा सा बड़ा है ये उससे 18th ग्रुप से। तो इस पे क्वेश्चंस अपने पास रहेंगे तो मैं टिक करके दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। Sir uses B to copy from the PDF। हाँ, जो यूजेस हैं बेटा, एक चीज और, जो यूजेस हैं
मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, बार बार नहीं बोलूंगा। एनसीईआरटी, पहली चीज एनसीईआरटी, बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज मस्ट। मस्ट मतलब यू हैव नॉट एन अनदर ऑप्शन। एनसीईआरटी इज मस्ट। अब तुम जो भी यहाँ पे टॉपिक कर रहे हो तो ये मत सोचना कि सर आप एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा रहे। अरे तो यार ये जो टॉपिक है ये सारे के सारे एनसीईआरटी में हैं। तो जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने तुमसे पढ़ने के लिए बोला है। जैसे वहाँ पे ऐसा वो आ गया कि वो एक बंदा था, उसने उसकी खोज की, कब की, इतने में की। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा बंदा आया, उसने ये काम किया। अरे तो वो मुझे समझो उस बात को, है ना। तो तुम उसकी पूरा थ्योरी पढ़ो स्टार्टिंग से, जो उसका कहाँ से आया, कैसे हुआ, वो मस्ट है बेटा। तो उस पर भी ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी का जो यूजेस है, मैंने कल आपको 13 क्वेश्चंस दिए थे, उसके लास्ट में एक पेज मैंने अटैच करके रखा हुआ है, एक बार गो थ्रू हो जाओ बस उससे। क्वेश्चन नंबर 9 अभी, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 कौन सा क्वेश्चन है बेटा? चलो उमेमा तुम मेरे ना क्लास के बाद में रुको, है ना, क्लास के बाद में मैं तुमको बताता हूँ इसका। चलो अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स वाला था क्या, XEF2 और XEF4 ऐसे करके? अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखो ना, जैसे XEF2 है और XEF4 है और XEF6 है। मान लो जेनॉन मेरे पास ये आया, सारे के सारे कैसे हैं, स्टेबल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फ्लोरीन कितने आ रहे हैं इसके साथ, 2। मान लो एक फ्लोरीन आप लोगों ने यहाँ से अटैच कर दिया, ये बड़ा सा इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने ना, तो यहाँ पे 3 कर दो। ये बड़ा सा इलेक्ट्रॉन मान लिया तो यहाँ पे भी 3 कर दो। तो 3 3 6 2 8। यहाँ पे क्या लगा दोगे बेटा, फ्लोरीन। यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, फ्लोरीन। तो अब इसके पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब लोन पेयर आ जाएंगे, 1 2, और ये वाले बच रहे हैं 3। तो लोन पेयर हो जाएंगे इसके पास कितने, 3। और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे ही अब इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे होंगे, 4। तो लोन पेयर इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 2। XEF6 में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा बॉन्ड बनाने में, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 2। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा, 1। समझे हो मेमा? ओके। चलो बेटा, तो ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हुआ, कौन सा ग्रुप, 18th ग्रुप। ठीक है, अब अपन लोग जो देखेंगे बेटा वो कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 17th ग्रुप। अब जो 17th ग्रुप होता है बेटा अपना, इसको अपन लोग और कौन सा ग्रुप बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं हेलोजन, हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन फैमिली। अब भाई इसका नाम हेलोजन क्यों पड़ा, क्यों बोलते हैं अपन लोग इसको हेलोजन? तो हेलो मतलब जो होता है बेटा, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। क्या होता है हेलो का मतलब, सॉल्ट, SALT, सॉल्ट। और जो GEN है, जन, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन। मतलब इस ग्रुप में मैं क्या पढ़ने के लिए जाऊंगा, या फिर इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए हम लोग इनको कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स भी बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स या हेलोजन फैमिली बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे बेटा एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे इसके अंदर। हम लोग बात करेंगे किसका, एलिमेंट्स की बात करेंगे कि एलिमेंट्स कौन से आएंगे। तो बेटा एलिमेंट्स की मैं बात करूंगा तो कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे इसके अंदर। पहला आ जाएगा मेरे पास फ्लोरीन। दूसरा कौन सा आ जाएगा मेरे पास, क्लोरीन। तीसरा कौन सा आ जाएगा मेरे पास, ब्रोमीन। अगला कौन सा आ जाएगा मेरे पास, आयोडीन। अगला कौन सा आ जाएगा मेरे पास, AT, जिसको बोलते हैं एस्टेटाइन। क्लियर? या फिर एस्टेटीन भी बोल सकते हो। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी मेरे पास। ठीक है, हनी चंद्रा क्या क्या बोल रहे हो बेटा आप?
ओके ओके, चलिए। तो ये अब मेरे को देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देख लो बेटा। सेकंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ आपसे किसका, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो जैसे इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा तुमको, मैं बताता हूँ। इसके स्टार्टिंग में जैसे तुम लोग ये, मैंने लास्ट क्लास में तुमको पढ़ाया था अबंडेंस और कहाँ कहाँ मेरे को मिलता है, मैंने इसमें तुम्हें नहीं पढ़ाया ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ क्या है कि जब स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी का पहला ही पेज पढ़ोगे ना, सिर्फ पहला पेज, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ पहला पेज, वो आप पहला पहला पेज पढ़ लेना, आपको ये पूरा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मेरे को मिल रहा है और किसने ये खोजा। एक बार बस गो थ्रू होना है आपको, क्लियर। और उस पर मैं ज़्यादा जोर क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अरे यार उस पर ज़्यादा जोर दूंगा तो काम की चीज़ तो ये है ना, क्वेश्चन तो इससे बनना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उससे नहीं बन सकता, क्या, अरे बन सकता है, लेकिन चांसेस वही चीज़, क्लियर है। तो मैं इस पे ज़्यादा आपको जोर दे रहा हूँ, बाकी का जो आपका वो थ्योरी है स्टार्टिंग वाला कि मतलब कहाँ से आया कैसे हुआ, तो प्लीज़ आप एक बार उससे एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना। नहीं हो सकते हो तो भी मुझे बता देना कि सर हम नहीं हो पाएंगे, आप ही करो, तो मैं वो भी करूँगा फिर, ठीक है। चलो, अब कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सा है मेरे पास, एक है भैया फ्लोरीन, एक है मेरे पास क्लोरीन, एक है मेरे पास ब्रोमीन, एक है मेरे पास आई, और एक है मेरे पास एटी। ये क्या क्या लिख सकते हैं अपन लोग, देखो बेटा पहले वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, He2S2 2p5, ठीक है। दूसरी की क्या हो जाएगी, नियॉन, अगली की क्या हो जाएगी, आर्गॉन, अगली की क्या हो जाएगी, क्रिप्टॉन, अगली की क्या हो जाएगी, जेनॉन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3s2 3p5, इसकी क्या हो जाएगी, 3d10 4s2 4p5, इसकी कितनी आ जाएगी, 4d10 5s2 5p5, इसकी कितनी आ जाएगी, 4f14 5d10 6s2 6p5, क्लियर। ये क्या हो गई, इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, एक की कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसीलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आगे थोड़ा सा काम आने वाला है। आई की जो कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन बस एक बार देख लो बेटा, 4d10 5s2 5p5, मतलब 5p5, पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, एस में इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है, बस आगे आ जाओ। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अब सीधा हम लोग चलते हैं बेटा किसके पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ रहे हो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको तो हर एक जगह पे अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को। और बाकी का बेटा इनऑर्गेनिक याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो तरीका ये है कि यदि आज की क्लास तुमने आज रात को ही जाके पढ़ लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अपने को याद रहता है कि क्लास में टीचर ने कैसे समझाया था इसको, क्या एग्जाम्पल लिया था, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा याद रहती है। लेकिन जब तुम सो जाओ दूसरे दिन उठो तो बेटा ये समझ लेना कम से कम आधी क्लास तो तुम पहले ही भूल जाओगे, नहीं तुम कभी ये करके देख लेना, ठीक है। दूसरे दिन जब पढ़ोगे, आज मैंने लेक्चर ले लिया, कल तुम पढ़ोगे इसको, तो आधी चीज़ें तुम भूल चुके होंगे, तुम्हें ये याद नहीं आएगा पता नहीं इसने कैसे समझाया था इस चीज़ को। तो ये चीज़ ऐसी है कि जितना जल्दी रिकॉल करोगे, जितना जल्दी पढ़ोगे, उतना अच्छा रहेगा, समझे। तो इसमें तो कई लोग अलग अलग ट्रिक भी करते हैं बेटा, है ना, कि कई लोग क्या करते हैं कि लास्ट के जब महीने आए 3 महीने, तो 3 महीने या 2 महीने में जब आते हैं मेरे पास, तो 10-15 दिन में सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक, सिर्फ लास्ट के टाइम पे जब पेपर आ गया। लेकिन अभी जो कर रहे हैं अपन लोग, वो उसमें ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन में कर लेते तो उनका कंप्लीट हो गया, वो लोगों का पढ़ा तो पहले से ही होता है। 10 दिन में सिर्फ वो क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं चीज़ों को और फिर दोबारा से रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, समझ रहे हो। तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा, क्लियर, जब तक पढ़ोगे तब तक याद करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक। बाकी का ऐसा है कि तुरंत तुरंत तुम याद रखोगे उसको, 10-10 दिन बाद रिवीजन करते रहोगे चैप्टर के, तो दिक्कतें नहीं आती फिर मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है मेरे पास, वो है बेटा एटॉमिक रेडियाई। कौन सा, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई तुम जानते ही हो बेटा, टॉप टू बॉटम में जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, और यदि नंबर ऑफ शेल्स यदि मेरे पास बढ़ गए तो बेटा साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्लोरीन कैसा हो जाएगा मेरे पास, छोटा, किससे, क्लोरीन से, ये छोटा हो जाएगा किससे, ब्रोमीन से, ये छोटा हो जाएगा किससे, आयोडीन से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं अपन लोग, नंबर ऑफ, मतलब रीजन, एग्जाम्पल नहीं, रीजन क्या दे सकते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। नेक्स्ट,
एटॉमिक रेडियाई के बाद में दूसरा चीज है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू छिपा हुआ है। अब वो इंपॉर्टेंट पहलू क्या है वो समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे क्या बोला कि बेटा मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये न्यूक्लियस है। और किस चीज का न्यूक्लियस है भैया? तो ये न्यूक्लियस है मेरे पास फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है? फ्लोरीन का। और 2 इलेक्ट्रॉन ये बैठे हुए हैं और 7 इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ पे रखे हुए हैं? यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। सामने किसका न्यूक्लियस बैठा है? अरे इधर बैठा है मेरे पास क्लोरीन का बैठा है। किसका बैठा है? क्लोरीन का बैठा है। यहाँ पे क्लोरीन आ गया, एक और बना दो बेटा, ठीक है, ये क्लोरीन आ गया। अब इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया आउटर मोस्ट शेल में, कितने? 2 2 4 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे इतना पता है कि when we are moving from left to right in periodic table, then the value of Z effective increases. Hence, the value of electron affinity also increases. But once if we are moving from top to bottom in periodic table, then the value of electron affinity is decreases. क्या होती है वो? Decreases. Okay. तो कायदा क्या बोलता है? कायदा ये बोलता है भैया कि डिक्रीज करेगी तो फ्लोरीन कैसा होगा मेरे पास? सबसे ज्यादा। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आई। बोलो यस, जल्दी बोलो यस। वेरी गुड, यस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये चीज क्या है बेटा? गलत। ये ऑर्डर क्या है मेरे पास? गलत। अब भैया गलत क्यों ऑर्डर? तो बस वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो बेटा। मैंने ये बोला ये तुम्हारे पास किस चीज का न्यूक्लियस है? फ्लोरीन का। ये किसका न्यूक्लियस है बेटा? क्लोरीन का। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बोलता है जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखा हुआ है न्यूक्लियस से, और वो इन्फानाइट डिस्टेंस से आया 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 और कहाँ पे गया? वो गया इसकी आउटर मोस्ट शेल में। जैसे ही वो आउटर मोस्ट सेल में गया तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, इस जगह पे मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहले तो एन की वैल्यू देखो। एन की वैल्यू कितनी है भैया? इसकी 2। इसकी एन की वैल्यू की बात करोगे तो इसकी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा तुम्हारे पास? 3, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल दूं साइज कैसा है? छोटा। साइज छोटा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 7 है, लेकिन साइज कैसा है बेटा इसका? छोटा। साइज कैसा है इसका? बड़ा। यदि दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, अब तुम खुद बताओ यार किस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा? बोलो जल्दी फटाफट से, किस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा? वेरी गुड, किस पे ज्यादा होगा? फ्लोरीन पे, बहुत सही। अब एक बात बताओ, यदि चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन पे ज्यादा है, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता बेटा कि वो मेरे पास ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा होगा? कौन सा? वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था। अरे बोलो, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है सामने से वो क्या करेगा? ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये अब इस समय इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा होगा। अब मैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा बोलता है। वो बोलता है कि भैया द फोर्स ऑफ किसका बेटा? खींचने का। किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट यहाँ पे रीजन क्या देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि जब हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनमें n इज इक्वल टू 2 होता है, साइज उनके पास छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे थर्ड पीरियड के एलिमेंट की मैं बात करूंगा तो n का वैल्यू वहां पे बढ़ने से साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा मेरे को रिपल्सन फील नहीं करता। तो बताइए बेटा जी, जैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, या जिसमें इजीली नहीं आ रहा है उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा? बोलो फटाफट से। हाँ, तो मैंने ये पूछा कि किस में इजीली होगा, क्लोरीन में इजीली जाएगा या फ्लोरीन में? बिल्कुल सही। तो मैं क्या बोलूंगा? क्लोरीन में इजीली चला जाएगा बेटा। तो यदि क्लोरीन में इजीली चला जाएगा तो भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? तो तुमको पता ही है क्या हो जाएगा इसका सही ट्रेंड?
क्लोरीन इज ग्रेटर देन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। अब तुम क्या बोलोगे कि सर एक बात बताओ, क्या ये इसी ग्रुप के लिए सही है या सबके लिए सही है? तो मैं क्या बोल दूंगा बेटा, नोट पॉइंट डाल लो इसको, नोट पॉइंट। कौन सा? ये 500 रुपए का नोट है ना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा तुमने। सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैज लोअर वैल्यू, या फिर लेस वैल्यू लिखो, लोअर नहीं, लेस वैल्यू, लेस वैल्यू ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन किससे बेटा? देन थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट। समझ में आ गया बेटा? लेकिन छोटे एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन हर जगह पे फ्लोरीन नहीं होता ना, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास ही होते हैं। बाकी के जितने लोग होते हैं छोटे, उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने नहीं रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अनामिका क्लियर हुआ? अरे क्लियर क्यों नहीं हुआ भाई? फ्लोरीन है इस साइड में, मेरे पास क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तुम ऐसे लेके जा रही हो। अब तुम क्या बोलोगी, साइज कैसा हो रहा है मेरे पास? लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या करता है? डिक्रीज। तो इसका साइज कैसा है? एकदम छोटा, सबसे छोटा होगा ना भाई फ्लोरीन, इस तरीके से मैं जा रहा हूं तो। अब यदि साइज छोटा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई तुमसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट होंगे? अरे तो यही तो है, जब भी तो मेरे पास पी ब्लॉक के सबसे लास्ट ग्रुप में यहाँ पे प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो एक तो साइज छोटा है, दूसरा ऊपर से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। तो क्या बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी? क्या इलेक्ट्रॉन इजीली आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, या तुमको नहीं समझ में आया? अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, इसमें प्राची जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला है, एक बार समझ लो। सिर्फ ये याद रखो, जिसके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा जाती है, जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होती है, बस। तो साइज क्लोरीन का भी क्लोरीन से बड़ा है ना, तो उसको सबसे ज्यादा होना चाहिए। बेटा साइज एक अकेला फैक्टर नहीं है आर्यन, इसमें साइज सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं है। तुम एक बात बताओ ना, तुमने बोला कि जैसे आयोडीन का साइज तो मेरे पास सबसे बड़ा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो मेरे पास उसके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ ना, साइज तो तुमने बड़ा कर दिया, क्या तुम नंबर ऑफ प्रोटोन नहीं काउंट कर रहे हो वहां पे? आयोडीन के पास नंबर ऑफ प्रोटोन भी ज्यादा होंगे। अरे तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो भाई प्रोटोन भी तो बढ़ेगा ना मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस आता है वो सेम यही रहता है, बाकी उसके बाद में जो ट्रेंड रहता है वो नॉर्मली ट्रेंड रहेगा। जनरली होना क्या था, ये होना था फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, ये होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फर्क कितना आ गया बेटा मेरे पास? एक ही चीज तो इंटरचेंज हुई है बस, बाकी तो डिट्टो सेम ही है। अमित सा कैसा क्वेश्चन पूछा यार तुमने मेरे को, मतलब अमित, कि तुम बताओ यार कौन सा ग्रुप पढ़ा रहा हूं मैं अभी? बेटा कौन सा ग्रुप पढ़ा रहा हूं मैं अभी, तुम बताओ मेरे को। अमित जवाब दो बेटा, मैं बैठा हूं तुम्हारे रिप्लाई के लिए, कि तुम रिप्लाई दोगे मुझे। बताओ फटाफट से, तुम्हारा क्वेश्चन है कि विच ग्रुप एलिमेंट यू आर टीचिंग, टेल मी फ्रॉम योर साइड कि मैं कौन सा ग्रुप पढ़ा रहा हूं। अनामिका सुनो ध्यान से, एक बार मैं सब लोगों को समझा रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करो। दो चीजें हैं, एक आयोनाइजेशन एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इसीलिए बोलते हैं बेटा है ना कि पी ब्लॉक में दिक्कत इसीलिए आती है, क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक्स अच्छे नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की
ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगेगी। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। कहां तक लेके जा रहा हूँ? इन्फिनिटी तक। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसको बोल दिया मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला पॉइंट खत्म। ये एनर्जी रिलीज होती है? नहीं, ये एनर्जी मुझे देनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ अमित तुम सही कह रहे हो, मैं ग्रुप 19 ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी 19 ग्रुप चल रहा है अभी। नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा कि इस जगह पे मेरे पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास इसकी आउटर मोस्ट सेल में आ रहा है, निकाल नहीं रहा हूँ, आ रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो अब ऐसे समझने की कोशिश करो बेटा, फ्लोरीन था, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास? 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल दोगे यहाँ पे? 1s2 2s2 2p4 ऐसे है। अब भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? तो तुम क्या बोल दोगे कि सर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, यार एटम आ रहा है बेटा, जब एटम आएगा तो रिलीज, और जब टूट के जाएगा तो उसको देनी पड़ेगी एनर्जी। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2p6 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 2p6 हो गया, ये बंदा स्टेबल हो गया। तो तुम क्या बोलोगे कि जब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, चेंज हो गया F माइनस में, किसमें चेंज हो गया? F माइनस में चेंज हो गया। तो यहां पे डेल्टा एच ई जी निकालता हूं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इसकी पहले कितनी एनर्जी थी, इसकी बाद में कितनी एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये कैसी आएगी बेटा? नेगेटिव। क्यों? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिलीज हो रही है एनर्जी। अब उसने क्या बोला? उसने रिलेशन दिया कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे या फिर डेल्टा एच ई जी की बात करोगे, ये हमेशा मॉड में रहेंगे। मॉड का मतलब, अरे एक मेरे पास, जैसे मान लो ऐसा कर लो कि एक मेरे पास पॉजिटिव होगा तो दूसरा कैसा आएगा? नेगेटिव। दूसरा पॉजिटिव होगा तो अगला कौन सा आएगा? नेगेटिव। मान लो इसका ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव। ये मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आया तो इसको क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव। अब सुनो, सुनो फिर दोबारा से, यहाँ तक क्लियर हुआ? दोनों को मैंने बराबर रखा, साइन कैसा है? मैंने एक का माइनस बोल दो, एक का प्लस, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लियर हुई। अब मान लो मेरे पास दो केस आ रहे हैं बेटा, कौन कौन से? लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? लेफ्ट टू राइट। तुमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बढ़ रहा है। अरे तो बेटा एक बात बताओ ना, नॉन मेटालिक करेक्टर भी तो बढ़ रहा है यार, नॉन मेटालिक करेक्टर भी तो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी तो बढ़ रही है। और जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ऐसा कोई भी बंदा जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? बोलो हाँ। ठीक है, अब उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब बेटा क्लोरीन और फ्लोरीन का केस देख लो। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में मैंने आप लोगों को केस समझा ही दिया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्लोरीन फ्लोरीन का, क्लोरीन का मेरे पास, फ्लोरीन से जब कंपैरिजन कराते हैं, और सिर्फ क्लोरीन फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा मैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में ये देखा जाता है कि उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू होता है वो कंपैरिजन टू किससे? थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कैसा हो जाता है? कम। ठीक है, ये रीजन क्या देंगे यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में? कि क्लोरीन का साइज मेरे पास बड़ा था, n=3 आ रहा था वहां पे। यहाँ पे फ्लोरीन का साइज जो है मेरे पास वो छोटा है। इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली आना चाहिए बट साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ज्यादा होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस फ्लोरीन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं आ पाता है। और जब इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं आ पाता है तो उसकी एनर्जी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, जब कंपेयर करेंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक? डन। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा? थर्ड पॉइंट,
और सुनो बेटा एक चीज और, क्या नाम है, कौन सा सीन था, विले पार्ले, मुझे तो बेटा तुम्हारा नाम भी याद नहीं आ रहा है ना, क्योंकि विले पार्ले में तो मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा जो रिप्लाई था ना, वो जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम बताओ कौन सा ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, तो तुमने 19 जो बोला है, हाँ तो अमित, वो क्या बकवास थी बेटा, मतलब मजाक चल रहा है क्या? 19th ग्रुप है, तुमने बनाया क्या वो ग्रुप अलग से? और मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्लास के अंदर, कोई भी जरूरत नहीं है मेरा लेक्चर अटेंड करने की। बट इफ यू आर सीरियस इन माई क्लास तो ही आओ। 40 लोग होंगे, मैं बिंदास पढ़ाऊंगा, मजा आता है पढ़ाने मेरे को, यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। और यदि तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, मत पढ़ो यार, कोई भी नुकसान नहीं है मेरा। चलो, पहला है एटॉमिक रेडियाई, दूसरा कौन सा हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आते हैं बेटा हम लोग किसके पास, थर्ड पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी तो तुम लोग जानते ही होंगे, क्या बोलेंगे आप लोग, हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी मेरे पास, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम कम होता है, तो क्या बोलेंगे, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। क्लियर हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड का क्या सीन है, ध्यान से समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, मान लो मैंने बोला यहाँ पे बेटा F2, यहाँ पे है बेटा Cl2, यहाँ पे बेटा Br2, यहाँ पे मेरे पास I2। ठीक, पहली चीज क्या है, किसी ने, जब हम लोग बीबीटी पढ़ रहे थे बेटा, बीबीटी है ना, तो बीबीटी ने हमसे क्या बोला था, जब एटम्स का साइज मेरे पास जितना ज्यादा छोटा हो और जो उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी कैसी हो बेटा, वो जैसे सेम नेचर की हो, सामने से मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है तो इसका भी पॉजिटिव आ रहा हो एक डायरेक्शन से। यदि मैं पाई की बात करूंगा तो इसका मेरे पास पाई आ रहा है, इसका मेरे पास पाई बन रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो लोब्स थी, वो लोब्स कैसी नेचर की थी, सेम नेचर की थी। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि साइज मेरे पास छोटा हो, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप अच्छे से कर रही हो, तो वहां पे बॉन्ड बनने की टेंडेंसी जो होगी, वो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कैसी होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग या वीक, बोलो। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, स्ट्रांग होगा। कैसा होगा, स्ट्रांग। तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड किसके बीच में बनने वाला है, बोलो बेटा फटाफट से, F2 के बीच में, F2 के बीच में यही होना चाहिए, F2 के बीच में बना, फिर Cl2 का होगा, फिर Br2 का होगा, फिर I2 का होगा। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है, ये भी कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, अरे तो एक ही रीजन है बेटा उसका भी, क्या रीजन है, कि जो फ्लोरीन होता है बेटा, फ्लोरीन जो है, ध्यान से देखिए, फ्लोरीन जो है इस फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, ऐसे होंगे, एक, दो, तीन, ऐसे होंगे। क्लोरीन का अब क्या हुआ बेटा, साइज थोड़ा सा बढ़ गया, साइज मेरे पास बढ़ा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ मेरे पास बढ़ी, यहाँ पे आ गया ऐसे, इनका ये, ऐसे ही सिमिलरली मैं बी आर की बात करूंगा, बी आर का साइज और बढ़ गया, बी आर का साइज मेरे पास और बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी अभी भी, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर्स तो कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ऐसे ही मैं आई की बात करूंगा तो आई का तो साइज सबसे बड़ा आएगा भैया, और यहाँ पे मेरे पास आई के पास भी लोन पेयर कितने हैं, सेम, तीन तीन तीन। लेकिन अब क्या होता है बेटा, इस जगह पे जो फ्लोरीन फ्लोरीन है, साइज छोटा, बॉन्ड लेंथ छोटा, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर्स तीन तीन दोनों के पास होने पे कम डिस्टेंस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, कंपैरिजन टू क्लोरीन, कंपैरिजन टू ब्रोमीन, कंपैरिजन टू आयोडीन। भैया उन पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अरे उनका साइज जो चार्ज था वो कैसा हो गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसका कैसा था, कॉन्सेंट्रेटेड, एक जगह पे फैला हुआ है, उसका पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, साइज बड़ा करते जाओ सरफेस में फैलता जाएगा। तो फ्लोरीन जो था, फ्लोरीन के लिए मैंने क्या बोल दिया बेटा कि पास पास में फ्लोरीन थे, बॉन्ड लेंथ छोटा था, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इस पे, तीन लोन पेयर इस पे, दोनों में क्या हुआ, रिपल्सन, दोनों में रिपल्सन हुआ, तो इनके बीच का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड हो गया वीक।
कैसा हो गया भैया, वीक। अब बेटा वो बॉन्ड वीक हो गया, कितना वीक हुआ तो वो डिपेंड किया उसकी किस चीज पे बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे। तो वो हम लोगों ने चेक की कि वो कितना आएगा। सर लॉन्गर द बॉन्ड इजियर टू ब्रेक, इट इज द बॉन्ड, राइट, बिल्कुल सही है सरन। अब मैं क्या बोलूंगा, जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा क्या वो इजीली टूटेगा, या जिसका कम बॉन्ड लेंथ होगा वो इजीली टूटेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या आएगा? ज्यादा, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, इसमें बेटा रिपल्सन कैसा आया, बहुत ज्यादा। तो होना तो क्या चाहिए था, होना तो बिल्कुल यही चाहिए था कि F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, इसका करेक्ट जो ऑर्डर आता है बेटा वो आता है Cl2 इज ग्रेटर देन, सॉरी सॉरी, F2 का तो इससे भी कम होता है, Cl2 is greater than Br2 is greater than F2 is greater than I2. This is a correct order. This is a correct order of किसका बेटा, बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, Cl Cl, Br Br, F F and I I। ठीक है, वैल्यूज की बात करोगे तो बेटा इसमें किलो कैलोरी पर मोल में रहती है वैल्यू, किसमें रहती है इसकी, किलो कैलोरी पर मोल में। इसकी कितनी रहेगी बेटा, तो मेरे पास फ्लोरीन की होती है 38, क्लोरीन की रहती है मेरे पास 57, ब्रोमीन की रहती है बेटा 45 के अप्रोक्स, 45.5, 45 के अप्रोक्स, और आई की रहती है मेरे पास कितना बेटा, 35 के अप्रोक्स। ये क्लियर हुआ? सो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या आप लोगों को क्लियर है बेटा इसका रीजन, समझ में आया सबको आपको ये? चलें आगे। बेटा डन, ये डन, आगे चलें। ठीक है, अब देखिए आगे। तो इसमें रीजन क्या दिया हम लोगों ने सिर्फ एक ही रीजन दिया। रीजन ये था कि नंबर ऑफ लोन पेयर होने से उसकी जो बॉन्ड लेंथ थी, वो बॉन्ड लेंथ कैसी, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। और कितनी कम हो गई कि वो ब्रोमीन से भी कम हो गई। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैंने आपके लिए लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी के बाद में बेटा हम लोग चलते हैं आगे, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या करना है मुझे, देखिए ध्यान से। चलो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे मैं बात करूं आपसे, क्या पहला पॉइंट तो क्या याद रखोगे बेटा, अब आज के बाद तुमसे कोई कभी भी इन फ्यूचर ये पूछता है कि फ्लोरीन जो होता है वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो मैं तो सिंपली क्या बोल दूंगा भैया कि चाहे कैसा भी मेरे पास कंपाउंड हो, चाहे मेरे को कोई कितना भी झूठ बोले, मैं तो सिर्फ उसको ये बोल दूंगा कि वो हमेशा किस में रहेगा, फ्लोरीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन, फ्लोरीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन किस में बेटा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट ये है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। दूसरा पॉइंट सुनो बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं किसका, मैंने ले लिया क्लोरीन ब्लोरीन, सारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये बता रहा हूं कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। तो एग्जांपल ले लो किसका, आई का, तो बेटा क्या मैं ये ले सकता हूं 4d10 5s2 5p6, ठीक है। तो मैंने लिखा आई का 5s2 5p6, आगे ऐसे था, समझ में आ गया मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे? बिल्कुल पर्ल, सही है आपका आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 5s2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 5p5 आएगा ना, यहाँ पे 6 क्यों आएगा, 5p5। तो 1 2 3
4 5 ये, ठीक है। अब इस जगह से 5p के आगे कौन सा आ जाएगा बेटा, 5d आ जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे कितना है मेरे पास 5d आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है बेटा, तो उसने बोला मैं निकाल सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, एक, मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर होगा भैया एक। अच्छा, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर होगा 1 2 3, तीन लोन पेयर है। तो बेटा एक बात बताओ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, बोलो जल्दी फटाफट से। बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा बेटा, sp3, वेरी गुड। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, तो एग्जाम्पल आ जाएगा ICl। कैसा एग्जाम्पल आ जाएगा, ICl। क्लियर हुआ, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, यदि मैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा बेटा, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 5s2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, अब 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया मेरे पास, एक्साइट करके पहुंच गया कहाँ पे, 5d के अंदर, 1 2 3 5, ये 5d में पहुंच गया, ये 5p है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके यहाँ पहुंचा, तो अब बेटा ये कितने बॉन्ड बना सकता है, तीन बॉन्ड बना सकता है। तो कितने फ्लोरीन या क्लोरीन अटैच हो सकते हैं, तो चार, तीन फ्लोरीन आ सकते हैं इसके साथ। तो कितने लोन पेयर है बेटा इसके पास अभी, तो लोन पेयर होंगे 1 और 2, तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया इसके पास 2, और बेटा बॉन्ड पेयर कितने आ गए इसके पास 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, 3 + 2 = 5। तो जब 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना बोलोगे, बोलो जल्दी फटाफट से, sp3d। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हाइब्रिडाइजेशन को sp3d। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा ICl3। अब ICl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ICl में ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मतलब ये जो बंदा होगा ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो आगे और क्या क्या बना सकता है बेटा। क्या ये मेरे पास, एग्जाम्पल में लिख दूं, तो क्या ये मेरे पास ICl5 नहीं बना सकता, बना सकता है। क्या ये मेरे पास ICl7 नहीं बना सकता, अरे बना सकता है। तो ICl5 के पास लोन पेयर कितने आ जाएंगे बेटा, बोलो जल्दी फटाफट से। अब लोन पेयर कितने आ जाएंगे, पहले लोन पेयर कितने थे 3, फिर लोन पेयर कितने हुए 2, अब लोन पेयर कितना आ जाएगा इसके पास 1। और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बेटा इसके, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे कितने, पहले में कितने थे बॉन्ड पेयर 1, इसमें बॉन्ड पेयर कितने 3, अब एक और कर दोगे तो बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा बेटा इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा मेरे पास 5 और 1 6, बोले तो sp3d2। क्लियर है। नेक्स्ट, अनामिका इसमें ना हाइब्रिडाइजेशन का क्या देखना होता है बेटा, आप ना सिंपल ये याद रख लिया करो कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो बराबर होगी किसके, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये दोनों याद रखा करो। तो इससे क्या आता है, इससे जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिक नंबर। अब जो भी स्टेरिक नंबर है, कैसे, पहला आएगा मेरे पास sp, sp2, sp3, sp4, सॉरी sp4 तो होता ही नहीं। नेक्स्ट है sp3d, फिर क्या आ सकता है sp3d2, फिर sp3d3, ऐसे। तो अब इसके लिए बेटा n = कितना होगा 2, इसके लिए n = कितना होगा 3, इसके लिए n = कितना होगा 4। गिन लो ना, टोटल काउंट कर लो, एक d है, 3 p है, एक s है, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा मेरे पास 5, ये n कितना हो जाएगा 6, और ये n कितना हो जाएगा बेटा 3 3 6, और ये 7। तो अब जहां पे भी स्टेरिक नंबर जो आएगा उस हिसाब से आप निकाल दो। अब जैसे मान लो ICl था, ICl7 था, इसके पास लोन पेयर कितना बचा, लोन पेयर है 0, इसके पास बॉन्ड पेयर कितना हुआ, बॉन्ड पेयर हो गए इसके 7, ठीक है। अब बेटा यदि बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को टोटल करोगे तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा, कितना आ गया स्टेरिक नंबर 7। यदि 7 आ गया तो देख लो 7 कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका sp3d3। क्लियर है नामिका, अनामिका बच्चा क्लियर है आपको, ठीक है चलो।
तो बस यहाँ पे इस साइड में ऐसे लिख लो बेटा इसको, लोन पेयर आ जाएंगे इसके पास 0, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे इसके पास 7, और हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d3। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम लोग चलते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी के पास। किसके पास चलते हैं अब हम लोग? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ किसकी? फ्लोरीन की, मैं बात कर रहा हूँ क्लोरीन की, मैं बात कर रहा हूँ ब्रोमीन की, मैं बात कर रहा हूँ आयोडीन, ये सब आ गए मेरे पास। तो बेटा जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो स्टेट रहता है, स्टेट में अभी नेक्स्ट पॉइंट में बता दूंगा ये कैसे रहेंगे मेरे पास। फ्लोरीन क्लोरीन किस में रहते हैं? गैस में। और सॉरी, फ्लोरीन क्लोरीन यस गैस, ब्रोमीन किस में रहेगा? लिक्विड, आयोडीन किस में रहेगा? सॉलिड। ये रहता है मेरे पास उनका स्टेट। अब सॉल्युबिलिटी की क्या बात कर रहा है? तो बेटा क्या होता है, यदि मैं बात करूं चाहे तो फ्लोरीन हो, क्या हो? फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, बेटा सबके सब ये लोग कैसे हैं? पोलर हैं या नॉन पोलर हैं? मैं एक काम करता हूं, सब लोग पर मैंने ना तुमको अनम्यूट किया है बेटा। पर यस सर। ठीक है, जब मेरे को जरूरत हो तो मेरे को रिप्लाई देते चलना, ठीक है? यस बैकग्राउंड का म्यूजिक बिल्कुल मत आने देना। सर। और कोई ऐसा बंदा हो तो मेरे को सिर्फ नाम बता देना, मैं बाद में उसको अनम्यूट कर दूंगा जिसका बैकग्राउंड ना आए, और यदि बैकग्राउंड आए तो मैं क्लास के बाहर निकाल देना है फिर। देखो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मैंने क्या बोला? F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। ये मेरे को 4 लोग दे रखे हैं बेटा। ये सबके सब कैसे हैं? पोलर है, नॉन पोलर है? तो आपने बोला नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर है। यदि ये नॉन पोलर हैं तो इनको मेरे को पानी में डालना है बेटा। पानी में डालूंगा बेटा, जो भी है मतलब ये तुम प्लीज मेरे को इरिटेट मत करो क्लास के अंदर। और ये क्या तुम कमेंट भेज रहे हो बेटा मेरे को? जो भी है XYZ, क्लास अच्छे से लेने दो। देखो ये सब के सब कैसे रहेंगे मेरे पास? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर है, वाटर है, वाटर कैसा है मेरे पास? पोलर। अब एक बात बताओ, किसी नॉन पोलर को यदि मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो क्या बेटा वो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? तो मैं क्या बोलूंगा? दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पहला पॉइंट तो ये है। तो किस में सॉल्युबल होंगे? तो वो फिर ऐसे वाले कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल होंगे जो जिनका नेचर कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर वाला। क्लियर? तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे अपन लोग पॉइंट लिख सकते हैं। हेलोजन्स, हेलोजन्स आर, लिखो तुम लोग जल्दी फटाफट से। हेलोजन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, हेलोजन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, so they will dissolve, so they will dissolve only in, so they will dissolve only in किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट। so they will dissolve only in non polar solvent। एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा क्या? बेंजीन हो जाएगा मेरे पास एग्जाम्पल। बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? बेंजीन आ गया, ठीक है। दूसरा क्या ले सकते हैं बेटा इसका? नॉन पोलर कोई भी CCl4 हो सकता है, CS2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। CS2 ये वाला नहीं, ये सीजियम ये वाला CS2। क्लियर है? ठीक है, हाँ कुछ भी ले लो बेटा। ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे मेरे पास? नॉन पोलर। एक पीरियोडिक सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में एक था ना मेरे पास जिसमें डायपोल मूवमेंट अपन लोग निकालते थे, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, म्यू इक्वल्स टू 0। वहां पे मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में ना। क्या था मेरे पास कि एक तो आता था म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, और एक कौन सा था मेरे पास? म्यू इक्वल्स टू 0। तो उससे क्या निकालते थे?
एक था मेरे पास कैसा, पोलर, और एक कैसा था मेरे पास, नॉन पोलर। जब सारे के सारे कैंसिल आउट होते थे सारे डायरेक्शंस में, तो वो कैसा होगा मेरे पास, नॉन पोलर। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे ये है सरन, मैं बोल रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो जितने भी हैं ये सब नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो इनको हम सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्यूशन के अंदर ही डिसॉल्व कर सकते हैं, पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। जब मैं H2O की बात करता हूं तो H2O कैसा बनता था बेटा, कुछ ऐसे बनता था ना मेरे पास, ऐसे था ना? क्लियर है? तो ये पोलर क्यों था? इसका म्यू इज इक्वल टू जीरो आता था, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आता था? बोलो। तो देखो ना बेटा, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन? तो मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, इसका मेरे पास कैसा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस साइड में खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये भी इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा, और ये इस डायरेक्शन से। तो क्या मेरे पास यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू जीरो आएगा? नहीं, क्या आएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये सॉल्युबिलिटी की बात की मैंने पहली, ये हुआ। अब क्या करना है मुझे बेटा, वो क्या बोलता है, जैसे फ्लोरीन लिया मैंने ना, अब मैंने क्या लिया, फ्लोरीन लिया, अब फ्लोरीन को पानी के अंदर मैं डाल रहा हूं तो क्या होगा? तो अभी तो मैंने बोला कि सारे के सारे नॉन पोलर हैं, पानी के अंदर डाल दोगे तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो कैसा मेरे पास पोलर है। लेकिन जब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बेटा, तो उस कंडीशन में हम लोगों को दिखाना पड़ता है कैसे। क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बेटा, फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, सबसे नीचे कौन था, फ्लोरीन था, जिसका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू प्लस 3 पॉइंट समथिंग समथिंग वोल्ट आया था। याद है तुम सब लोगों को? बिल्कुल। तो अब मैं क्या बोल दूंगा कि यदि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू उसका ज्यादा है, तो सामने वाले को क्या करेगा, अरे सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो बंदे को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तहरीन अभी ये चीज समझो कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पानी के अंदर ये लोग कभी डिसॉल्व नहीं करते, क्यों? क्योंकि नॉन पोलर नेचर के होते हैं ये लोग। लेकिन जब मैं पानी की बात करूंगा तो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर हुआ तहरीन? ओके। अब F2 को मैंने H2O के साथ रिएक्ट कराया, जैसे ही मैंने Fe को F2 को H2O के साथ रिएक्ट कराया, हनी चंद्रा, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये समझो ना यार, स्ट्रॉन्गेस्ट है इसीलिए उसको क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है। बस यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूं, यदि पानी के साथ टूटता तो वो हाइड्रोलिसिस होता है बेटा। ठीक है, F2 को मैंने जब H2O के साथ रिएक्ट कराया तो इसने क्या बना दिया बेटा, HF प्लस O2। कौन सी गैस बनाई, O2 गैस बनाई। लेकिन जब इसने बोला कि फ्लोरीन को 2 मोल H2O के साथ ले लिया, तो बेटा अब इसने क्या बना दिया, HF प्लस O3। बैलेंस आराम से घर बैठ के करते रहना आप लोग। तो अब ये क्या है बेटा, मेरे पास ज्यादा अमाउंट पानी के साथ करोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ओजोन भी आ रहा है, और इस साइड में ऑक्सीजन को थोड़ा जैसे तुमने कम अमाउंट वाली बात, या फिर कम और ज्यादा क्या है बेटा, पानी ले रहे हो तो पानी ज्यादा अमाउंट में, तो तुम तो सिर्फ ये बोल दो कि यहाँ पे मेरे पास कौन सा चीज मिलता है, तो यहाँ पे मेरे को मिक्सचर मिलता है, और उस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग ओजोनाइज, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। सो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, इट इज अ मिक्सचर इन विच ऑक्सीजन प्लस ओजोन बोथ आर प्रेजेंट। डन यहां तक गाइस? डन? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब बेटा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था, सिर्फ टॉपिक से समझा रहा हूं आपको क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, what need to add in water of किसका बेटा,
मतलब पोटेशियम आयोडाइड है, व्हाट नीड टू ऐड इन KI बोलो बेटा, है ना, व्हाट नीड टू ऐड इन KI so that its solubility increases in किसके अंदर, सॉल्यूशन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये था कि जब KI है, KI को मैं पानी में डाल रहा हूं, तो जैसे मैंने KI को पानी में डाला तो वो इतना जल्दी, इतना इजीली सॉल्यूबल नहीं था, मतलब वो डिसॉल्व नहीं हुआ। तो मुझे तुम बताओ कि KI के साथ ऐसा क्या चीज मैं यूज करूं जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये जेई का क्वेश्चन है, इसीलिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को डिस्कस करा रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो आराम से। मुझे KI का देखना था, KI में क्या इससे ऐड करूं जिससे मेरे पास सॉल्युबिलिटी थी जो क्या हो जाए, बढ़ जाए। मैंने तो एक चीज पढ़ी है, क्या, यदि सामने से कोई बंदा मुझे ये बोल दे कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड तुम्हारा आयोन्स में जाके ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही तुम पानी में डालोगे आयोन्स में जाके ब्रेक हो जाएगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यदि ये आयोन्स में जाके ब्रेक हो रहा है तो ये कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। कैसा होगा, ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यदि कोई चीज मेरे पास आयोन्स के रूप में चली गई तो क्या आयोन्स मेरे को क्लियरली पानी के अंदर दिखेंगे। मैंने तुमसे बोला नमक लिया, नमक को बेटा एक गिलास के अंदर पानी था और इसके अंदर तुमने नमक डाल दिया, ठीक है, क्या तुम्हें वो Na+Cl- घूमता हुआ दिखेगा ग्लास के अंदर? अरे नहीं दिख सकता ना बेटा, वो किस में, आयोन्स में। उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। ऐसे वाले सॉल्यूशंस को कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं अपन लोग, बोलो। सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हो, कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, जल्दी बोलो, बोलोगे। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होता है बेटा जब अपन लोग कोई भी चीज उसके अंदर डालें तो दिखे नहीं, जैसे एक गिलास पानी के अंदर 2-3 ड्रॉप किसके, नींबू के, और मैंने उसको ऐसे घुमा दिया। अब बताओ फटाफट से कौन सा सॉल्यूशन है। पर्ल, रोशन, कोई जवाब दो बेटा। किसी को भी पता है? अरे तो उसको डबल सॉल्ट थोड़ी ना बोलेंगे बेटा, मतलब डबल सॉल्ट के वो एग्जांपल्स थे ऐसे, तो आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। चलो जाने दो बेटा तुम सब। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बेटा, जैसे मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर कुछ भी डाला तुमने, डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, और वो सबको क्या करने लग गया बेटा, सबकी आइडेंटिटी उसने लूज कर दी, तो इनको बोलते हैं बेटा जी ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा किसी ने नहीं बोला, कोई होमोजीनियस फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, कोलॉइडल, डबल सॉल्ट। बेटा ट्रू बोल दो इसको एक बार। देखो अभी, अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, हाँ नींबू पानी भी बोल सकते हैं बेटा ट्रू सॉल्यूशन को। ठीक है, चलो अब इसमें मेरे को क्या करने का है, KI के साथ क्या ऐड करूं जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, मेरे पास बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि जब KI को मैंने लिया, इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ बेटा, I2 मैंने डाला इसके अंदर, क्या डाला मैंने, I2। जैसे ही मैंने I2 डाला, इस बंदे ने मिलके क्या बना दिया बेटा, KI3 बना दिया, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। अब ये जो बंदा होता है ये कैसे ब्रेक करता है, ये टूट जाता है बेटा अपने आयोन्स में, किस किस में, K+ और I3-। समझ में आ गया बेटा, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। ठीक है, जो चार्ज की वजह से आ रहा है मेरे पास, आयोनिक। क्लियर, KI3 बन गया। अब क्या हुआ, इस जगह पे ये पॉजिटिव है, ये माइनस में है, ये KI3 में I3 कैसे बना, ये वाला चीज कैसे बना। ठीक है, तो हुआ क्या रहेगा बेटा, इस साइड से कौन आया था मेरे पास, I-, साथ में कौन था बेटा मेरे पास, I2, इसने क्या बना दिया, I3- बना दिया। क्लियर है। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि I- का तुम ग्राउंड स्टेट देखो बेटा, तो ग्राउंड स्टेट तुम लोग क्या बोल सकते हो, तो देखो इसका क्वेश्चन का तो आंसर खत्म हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर तो खत्म हो गया। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन वाला था, I2 आंसर होगा। अब हम अपने वर्ड्स में क्या बोलेंगे इसको,
तो मैं बोलूंगा कि जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम लोग I2 रिएक्ट कराते हैं या I2 की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कैरिड आउट कराते हैं, तो वहां पे पोटेशियम ट्राई आयोडाइड बनता है और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अपनी आयोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही सोल्यूशन में जाता है तो वो अपनी आयोनिक फॉर्म को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है और अपने अपने आयोन्स में टूट जाता है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, सोल्यूशन के अंदर लूज कर देगा। तो उससे क्या हुआ, उससे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर हुआ सबको ये? अब इसमें मैं समझा क्या रहा हूं, बस इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार कैसा रहेगा। यहाँ पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से, 5s2। अगला क्या आ जाएगा, 1 2 3 और कौन सा वाला, 5p6। अब p6 क्यों बोल रहा हूं, होते तो 5p5 थे, लेकिन बेटा यहाँ पे मैंने I माइनस लिया है। क्या लिया है मैंने, I माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा है पहले से ही, तो मैंने वो किस में डाल दिया, 5p6 में डाल दिया। अब इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बेटा, 5d आ जाएगा, 1 2 3 5, यहाँ पे आ जाएगा 5d। अब बेटा जी एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्साइट नहीं कर सकता, ये यहाँ पे ऐसे, ये एक्साइट कर गया इस जगह पे, एक्साइट करके 5d के अंदर पहुंच गया। अब कैसा दिखेगा मेरे को, तो ये दिखने वाला है 1 2 3 5p5 हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी मेरे पास 5s2 है, कितने ऑर्बिटल है, यहाँ पे लोन पेयर आ गया एक, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, यहाँ पे अकेला भाई बैठा है और इस साइड में भी एक अलग से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये रहा। यहाँ पे क्या है, 5d। अब बेटा सुनो, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने बन सकते हैं, तो यदि मैं अकेला बैठा हूँ, सामने से तुम क्या लेके आओ, एक इलेक्ट्रॉन लेके आओ, मैं बॉन्ड बना लूंगा। मैं अकेला बैठा हूँ, सामने से इलेक्ट्रॉन लेके आओ, मैं बॉन्ड बना लूंगा। मतलब बॉन्ड कितने बना लूंगा, 2 बना सकता हूँ। किस किस के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अच्छा जी, लोन पेयर कितने हैं तुम्हारे पास, तो 1 2 3, 3 लोन पेयर आ गए बेटा इसके पास। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आएगा भैया, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा तुम्हारा 3 + 2 = 5। अब कोई पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन भी बता दो क्या आ जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 5 में sp3d। क्लियर है सबको बेटा ये चीज? अब इसका एक अपन लोग क्या देख सकते हैं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर और देख लो, चित्र और देख लो इसका कैसा बनेगा। मान लो इस जगह पे मेरे पास I है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे भी I है। अब इसके बाद एक तो भैया इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ, एक बॉन्ड इसने बनाया इसके साथ। यहाँ पे कैसे दिखा देंगे अपन लोग, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। इसके पास 1 लोन पेयर, ठीक है, इसको ऐसे दिखा दो थोड़ा। यहाँ पे 1 लोन पेयर ये आ गया, 1 लोन पेयर ये आ गया, 1 लोन पेयर ये आ गया। इसको कैसे दिखा देंगे बेटा, 1 लोब ऐसे, 1 लोब ऐसे और 1 लोब ऐसे। सबको क्लियर है ये? अब कोई पूछेगा कैसा दिख रहा है हमको, तो हम बोलेंगे उसको लीनियर। कैसा दिख रहा है ये, लीनियर। डन, ओके। चलिए आगे, ये मेरे पास लीनियर हुआ, हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल ली बेटा। अगला चीज आता है मेरे पास कलर। अगला क्या आता है, कलर। सो ये आज का लास्ट टॉपिक है कलर। फिर अपन लोग आगे प्रोसीड मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैं जस्ट रिवाइज करवा दूंगा चीजों को थोड़ा बहुत। ठीक है, कलर में बेटा पहला है मेरे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन। दूसरा है मेरे पास क्लोरीन, तीसरा है मेरे पास ब्रोमीन और अगला है मेरे पास आयोडीन। अब देखो भैया फ्लोरीन कैसा होगा, ब्रोमीन कैसा होगा, आयोडीन कैसा होगा। तो बेटा फ्लोरीन का जो कलर रहता है ये कैसा होता है, लाइट येलो। कैसा होता है ये, लाइट येलो। इसका कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो। इसका कैसा हो जाएगा, रेडिश, रेडिश ब्राउन। और इसका कैसा हो जाएगा, वॉयलेट। कैसा हो जाएगा इसका, वॉयलेट। ये हो गए बेटा कलर। ठीक है, अरे क्लियर है सबको ये? अब क्या करने का है बेटा इसके अंदर, मुझे ये देखने का है कि इनमें कलर। बेटा एक बात बताओ, मैं तुमसे ये पूछूं कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहा हूं तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बहुत बढ़िया।
क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बढ़ रही है। इंटेंसिटी बढ़ने से कलर की क्या बोलूं, जैसे एक लाइट कलर होता है, एक डार्क कलर होता है, तो कैसा होगा? इंटेंसिटी बढ़ेगी तो डार्क होता जाएगा या फिर लाइट होगा? डार्क, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बेटा एक बात बताओ ना, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि टॉप टू बॉटम जाने पे कलर डार्क होता जा रहा है? थोड़ा लग रहा है, ठीक है। अब मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आया तो ज्यादा अच्छी बात है। एक बार देखो क्या बोलने जा रहा हूं मैं। क्या तुम लोगों को वो याद है बेटा, होमो लूमो ट्रांजिशन स्टेट अपन लोग देखते थे? फिर दोबारा से कौन सा चैप्टर? 11th का बेटा। कौन सा चैप्टर? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सरन मना मत करो, तुम्हें तो मैंने ही पढ़ाया है। मुझसे ही बोल रहे हो तुम कि नहीं? तुम लोगों को जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? एमओटी नहीं पढ़ा था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या था बेटा मेरे पास? देखो, तो यहां पे मैंने ये लिया कौन सा? पाई स्टार एबीएमओ वाला, ठीक है। और ये कौन सा लिया मैंने? सिग्मा स्टार। ध्यान से सुनते चलना सब लोग। मान लो ये किसका है? फ्लोरीन का। साइज थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ गया, किसका? फिर दोबारा से वही ऑर्बिटल, लेकिन अब एनर्जी, सॉरी सॉरी, अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? अब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी गैप बढ़ गया इसमें। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ गया। ये किसकी है? क्लोरीन। फिर देखो किसके लिए बेटा? थोड़ा सा साइज और बढ़ गया, तो अब ये वाला डिस्टेंस मेरे पास और बढ़ जाएगा। ये किसके लिए है? ब्रोमीन। अगला मैं बात करूंगा किसका बेटा? क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा जी? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे पास? 5 है, 5 है। अब तुम एक बात बताओ, यदि मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि जो एक चक्र था ना बेटा, सुदर्शन चक्र जो मैंने बोला था, VIVGYOR, विविग्योर, इसमें मैंने तुमको क्या बोला था? जैसे ही अपन लोग इधर से इधर जाएंगे बेटा, तो उससे लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यदि लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बहुत बढ़िया। यदि एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? न्यू, फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब बेटा एक बात बताओ ना, इसमें एनर्जी ज्यादा, इसमें एनर्जी ज्यादा, इसमें एनर्जी ज्यादा, या इसमें एनर्जी ज्यादा? बोलो बोलो बच्चा, किसका एनर्जी ज्यादा? फ्लोरीन का या आयोडीन का? क्या बात कर रहे हो जोएब? देखो ना, इनके बीच का तो मेरे पास साइज छोटा है ना, तो एनर्जी का डिफरेंस कम है ना मेरे पास। ये कौन सा है मेरे पास? HOMO। और ये कौन सा है? LUMO। क्या बोलते हैं इसको? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट। ये कौन सा था? अनऑक्यूपाइड। ये कौन सा होगा? ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आज के बाद तुमसे ये पूछता है कोई मुझसे कि ये बताओ मुझे, टॉप टू बॉटम जाने पे जो कलर है वो डार्क क्यों हो रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा दिस इज बिकॉज ऑफ द होमो लूमो ट्रांजिशन। किसकी वजह से? होमो लूमो ट्रांजिशन, ठीक है। और होमोलूमो ट्रांजिशन क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ने से एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी की वैल्यू मेरे पास बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो होमोलूमो ट्रांजिशन का जो गैप है मेरे पास बीच का, वो वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और वैल्यू बढ़ने से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो उससे कलर की डार्कनेस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? इसका सिर्फ ये रीजन है, आपको ये पूछेगा नहीं वो है, वहां पे ये नहीं पूछेगा कि बता ना आयोडीन वॉयलेट क्यों है, ये क्यों ऐसा कलर दिखा रहा है, ये नहीं पूछने वाला। तो हमको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से आ रहा है ये, तो रीजन अपनों को पता होना चाहिए, होमोल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से, ठीक। तो बेटा ये था अपना पूरा क्या, अभी तक का हम लोगों ने 18th वाला देखा। 18th के बाद ये 17th। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना बेटा, प्राची, आप ना सिर्फ ये याद रखो कि जैसे मेरे पास जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, जैसे जैसे इनका जो साइज है ना मेरे पास, साइज बढ़ता जा रहा है, तो साइज बढ़ने से जो नीचे वाली ऑर्बिटल होती है जिसका एनर्जी कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कौन सा?
होमो, ठीक है। और जिसका एनर्जी मेरे पास ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, लूमो। होमो का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तुम्हारे पास। यही क्या करते हैं बेटा, ट्रांजिट करके ऐसे मेरे पास भागते हैं ऊपर एक्साइटेड स्टेट में, फिर दोबारा किस में, ग्राउंड स्टेट में आते हैं। मैंने तुम लोगों को डीटी ट्रांजिशन बताया था शायद, ये पढ़ाया मैंने तुम लोगों को डीटी ट्रांजिशन, हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? चलो, तो जो डीडी ट्रांजिशन है मेरे पास, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। ऊपर वाला क्या है मेरे पास बेटा, लूमो, यहाँ पे कौन सा है मेरे पास, होमो। तो जो साइज बढ़ाते जाओ तो इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यू के। और न्यू क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी, उससे लाइट का कलर भी कैसा होता जाएगा, डार्क। डन सबको? ओके ठीक है बेटा जी। तो फिर आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। और रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क में आप लोगों को जैसे ही ये वाला ग्रुप हो जाएगा उसके बाद टिक करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।